जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आपको वीडियो जैसी भी लगे उसका फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 23 जून, बी 24 जून, सी 25 जून और डी 26 जून। तो दोस्तों याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व व्यापार में नाविकों द्वारा दिए गए योगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 25 जून को वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित किया। दोस्तों इन्होंने 2010 में नामित जरूर किया, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2011 में मनाया गया। तो बहुत अच्छे से याद रखें आप, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार कब मनाया गया तो 2011 में। और इसको किसके द्वारा नामित किया गया था तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी थी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस साल की इंटरनेशनल डे ऑफ द सीफरर का थीम क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अ फेयर फ्यूचर फॉर सीफरर्स। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ द सीफरर्स का थीम इस साल का 2021 का अ फेयर फ्यूचर फॉर सीफरर्स है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी एचडीएफसी और डी एक्सिस। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इस नए उत्पाद के तहत देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र जो कि 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़ रुपए तक का ऋण के लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में कौन कौन आएंगे आपको यह भी ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के 10 वर्षों में चुकाने योग्य कितनी राशि है 100 करोड़ रुपए तक। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो 100 करोड़ रुपए तक की राशि का ऋण का लाभ उठा सकते हैं। नजर डालेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा तथा एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई की स्थापना या राष्ट्रीयकरण कहें 1 जुलाई 1955 को किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ईरान और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। किफ़ायती हाइड्रोजन समाधान प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों क्यों किया गया है यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन, याद रखना है, किफ़ायती हाइड्रोजन समाधान प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। यह कम या शून्य कार्बन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और तैनाती को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा को लचीलापन बढ़ाने का प्रयास करेगा। नजर डालें अमेरिका की तरफ तो दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। याद रखें दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक तथा आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। अन्य तथ्य आप हमारी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं, अमेरिका से जुड़े हुए आपको बताए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है। आपके ऑप्शन है ए चीन, बी ईरान, सी जापान और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मलेशिया
इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है। क्वेश्चन से दो चीज़ें याद कर लें दोस्तों। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक कौन है? तो मलेशिया है। और इसके पहले कौन था? तो इंडोनेशिया था। आपको याद रखना है। पिछले साल इंडोनेशिया ने इस खाद्य तेल के निर्यात पर भारी कर लगाया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारतीय वनस्पति तेल रिफाइनर्स और व्यापारियों का एक व्यापार निकाय भारत में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीनों में 238% बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया है। नजर डालें दोस्तों सबसे पहले इंडोनेशिया की तरफ, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो तथा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। साथ ही याद रखें दोस्तों, इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इंडोनेशिया सबसे बड़ा विश्व का सिनकोना उत्पादक देश है। और साथ ही याद रखें कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। नजर डालेंगे दोस्तों मलेशिया की तरफ, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई है। साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मुहिद्दीन यासीन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? आपके ऑप्शन है ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी अभिनव बिंद्रा, सी लियांडर पेस और डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता हो कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी याद रखना है। उन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो आपको इनके पुरस्कार बहुत अच्छे से याद रखने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री, 3 पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जा चुका है। और इन्होंने सन 2000 में ओलंपिक पदक भी जीते थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए जॉन मिल्टन, बी रस्किन बॉन्ड, सी मैकियावेली और डी चार्ल्स डिकेंस। तो दोस्तों याद रखें, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। दोस्तों भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने ए लाइफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। वह पद्मश्री और पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं। उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। दोस्तों याद रखें, रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार सम्मान दिए जा चुके हैं। साथ ही उनका पहला उपन्यास कौन सा? तो रूम ऑन द रूफ। बहुत अच्छे से याद रखना है, रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट का सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए SBI, बी PNB, सी HDFC और डी कोटक। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। कौन सा? पे योर कॉन्टैक्ट। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। नजर डालेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ, तो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO वर्तमान में उदय कोटक हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है दोस्तों, लेट्स मेक मनी सिंपल। बहुत अच्छे से याद रखें टैगलाइन, लेट्स मेक मनी सिंपल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा और डी दिल्ली।
तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत के तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल विजेता एस्थर डुफ्लो, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार सी अरविंद सुब्रमण्यन, अर्थशास्त्री जयंत रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण को शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखें, रघुराम राजन पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। बहुत अच्छे से अब नज़र डालेंगे हम तमिलनाडु की तरफ। तो जैसे हम देख सकते हैं, एक दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, जिसकी सीमाएं देखें अगर राज्य की, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और यह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। दोस्तों अब तमिलनाडु के बारे में आपको अन्य तथ्य बताएं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री एड़ाप्पी के पलानीस्वामी हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य देखें तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी है। तमिलनाडु में बहने वाली नदियां देखें मुख्य तो कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पालार, चिथार आदि हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान? चेन्नई। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दोस्तों इनमें से आप मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई नेशनल पार्क नाम से है, यह तीनों बहुत अच्छे से याद रखें। अगर तमिलनाडु में स्थित बांध देखें तो बैगई बांध बैगई नदी पर, मुक्कम्बू बांध अपर अनाईकट पर है, बांध है जो कावेरी नदी पर है, कुरुप्पन्नदी बांध जो कि कुरुप्पन्नदी नदी पर है और सोलायार बांध है, एक यहाँ पर बांध है। तो दोस्तों याद रखना है, बैगई को आप बैगई नदी याद रख सकते हैं नाम से ही। मुकुम्बज जो कि अपर अनाईकट बांध है, यह कावेरी नदी पर याद रखना है। कुरुप्पन्नदी बांध कुरुप्पन्नदी नदी पर है, तो यह भी कोई खास याद नहीं रखना है। और सोलायार बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है सभी। अब तमिलनाडु के अन्य तथ्य देखें दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य, तो यह राज्य केला, हल्दी, साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगर आपसे पूछा जाए केला, हल्दी या साबूदाना में से किसी का भी कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो तमिलनाडु। और आम, नारियल, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दोस्तों याद रखें, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, आम का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आम, नारियल और मूंगफली का कौन है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। दोस्तों याद रखें, तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन तमिलनाडु के थे। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। दोस्तों याद रखें, पहला ग्रेनाइट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जो सिर्फ एक 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़े से बनाया गया था। यह मंदिर राजराजा चोल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 5 सालों में बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखना, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराजा चोल ने बनवाया। कितने? 80 टन के ग्रेनाइट से 5 सालों के समय में बना। और कहाँ बनाया? तो तमिलनाडु के तंजौर में बना है। और यह विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है, याद रखना है। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तो जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ऐसी कौन सी भाषा है पहली? तो तमिल भाषा है। मरीना बीच जो कि तमिलनाडु में है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के कोपाकवाना बीच के बाद दुनिया में दूसरा सबसे लंबा समुद्री बीच है। तो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री बीच कोपाकवाना कहाँ है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और याद रखें, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच कौन सा है? तो मरीना बीच जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों, तो तमिलनाडु में स्थित कावेरी नदी द्रोणी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भी है, जहाँ की 47% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। दोस्तों याद रखें, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वैसे जनसंख्या के हाल में तो तमिलनाडु। बाकी अगर परसेंटेज के हाल में देखते हैं
तो गोवा है, याद रखना है दोस्तों आपको। और तमिलनाडु में स्थित कावेरी नदी द्रोणी को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु की सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है। एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर चेन्नई के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर में लॉन्च किया गया है। एशिया का पहला, तो आपको अब भी जस्ट बता ही दिया है दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी लाइन का बहुत बड़ा पुरस्कार है। कौन सा, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। तो आपको बताना है किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित करती हैं कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। दोस्तों याद रखें, या तो यह एक व्यक्ति या एक संगठन को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों ने खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों याद रखें, पहली बार यह सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 1994 में दिया गया। तो ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, कब दिया गया पहली बार, 1994 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्री सत्यसेन वैद्य को हाल ही में श्री सत्येन वैद्य को हाल ही में किस न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी राजस्थान उच्च न्यायालय और डी कोलकाता उच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में श्री सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत, दोस्तों याद रखें कौन सा, संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत श्री सत्येन वैद्य को हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। अब याद रखें, अगर किसी भी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त करना है तो सबसे पहले अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो याद रखना अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। श्री सत्येन वैद्य ने एक अधिवक्ता के रूप में 3 नवंबर 1986 को अपना पदार्पण किया था। दोस्तों इन्होंने कब अपने अधिवक्ता के रूप में जीवन की शुरुआत की, 3 नवंबर 1986 को इन्होंने अपने अधिवक्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। इनका नियुक्ति हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही के खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक किस वर्ष तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है। आपके ऑप्शन है ए 2022, बी 2025, सी 2029 और डी 2031। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही के एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक 2021-31 वर्ष तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है। हाल ही के एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2021-31 तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है और सूर्य के पास से गुजरेगा। मेगा धूमकेतु ने हाल ही में सौरमंडल में प्रवेश किया है। इस कॉमेट की चौड़ाई 100 से 370 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी पंजाब सरकार और डी महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों याद रखें,
हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। दोस्तों, गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है। अब राज्य सरकार इस नीति के तहत 4 वर्षों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपए देगी। साथ ही इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 कौन से गुजरात राज्य की है? गुजरात राज्य सरकार ही है जिसने 1.5 लाख रुपए प्रति या सब्सिडी या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है इलेक्ट्रिक कार पर। नजर डालेंगे गुजरात की तरफ तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में श्री आचार्य देवव्रत जी तथा मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे वन-लाइनर करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज के वन-लाइनर करंट अफेयर्स थोड़े से हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखें, इसके बाद वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। आज का पहला वन-लाइनर है दोस्तों, भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह क्वेश्चन पूरे 4 प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले, भारत सरकार ने किसके साथ मिजोरम राज्य में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला। दूसरा होगा, विश्व बैंक ने भारत सरकार के किस राज्य के लिए प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं? यह इस तरह से। तीसरा आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, आपको यह लाइन पूरी तरह से याद रखनी है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, और अगर आप लाइन याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का दूसरा है दोस्तों, याद रखना, 26 जून को विश्व भर में 3 दिवस मनाए जाते हैं। तीनों दिवस के नाम याद रखें दोस्तों। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पहला। दूसरा है विश्व पृथ्वी तंत्र दिवस, दूसरा। और तीसरा है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह तीनों दिवस कब 26 जून को मनाए जाते हैं? पहला, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा विश्व पृथ्वी तंत्र दिवस, और तीसरा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। बहुत अच्छे से याद रखें। तीसरा है दोस्तों आर्टन। यहाँ पर देखिए, दूसरे क्वेश्चन से भी आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों दिवस अलग अलग पूछे जा सकते हैं इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन देखें अगर हम, तीसरा वन लाइनर, तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में जर्मन पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है, जबकि कोरोना महामारी से पहले टॉप 3 में शामिल अमेरिका टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है, और भारत के पासपोर्ट की रैंक 13 स्थान गिरकर 61 पर आ गई है। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का रहा है, तो जर्मन देश का रहा है। अमेरिका की रैंकिंग क्या रही है इसमें आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में, तो 12वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो 61वें स्थान पर रहा है, और साथ में भारत की पिछली रैंकिंग क्या थी, तो 48वें स्थान पर। दोस्तों, पूरे याद रखना है आपको तथ्य। देखते हैं आज का अगला वन लाइनर दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। तो दोस्तों, कृषि विविधीकरण योजना 2021 किसने लॉन्च की है? विजय रूपानी ने। किस राज्य में लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य में लॉन्च की है, याद रखना है। आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, 9th एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सबसे पहले तो याद रखना है 2021 में होने वाला एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन कौन सा सम्मेलन है, तो 9वां सम्मेलन है, 9वें नंबर का सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।